Probability. Now, when we have to revise probability, let us see some of the concepts of probability. And the first concept is random experiment. Random experiment means we have to do a particular experiment under similar circumstances, but every time the result will be different. Now, see, these experiments are not scientific. ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आप कहीं पे भी करो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. आप हाइड्रोजन और क्लोराइड को मिक्स करोगे दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कंडीशन में, चाहे हवा में, चाहे जमीन के नीचे, कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन क्लोराइड ही मिलेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है. आप अगर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के अंडर करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. बाय द वे, मुझे पता नहीं है कि हाइड्रोजन और क्लोराइड मिक्स करने के बाद ही HCl मिलता है क्या. आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल. बट रैंडम एक्सपेरिमेंट ये थोड़े से अलग है. ये किए तो जाते हैं सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर, लेकिन हर बार मिलने वाला रिजल्ट अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट सिटिंग फॉर एग्जाम्स. सारे बच्चे सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही एग्जाम्स देते हैं, लेकिन हर बच्चे का रिजल्ट अलग होता है. सारे बच्चे सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के अंडर ही ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन हर बच्चे का समझने का तरीका अलग रहेगा, क्योंकि कौन कितना अटेंटिव है उसके ऊपर उसको समझेगा. कोई कोई सिर्फ वो ऑन करके इधर उधर चला जाएगा तो उसको कुछ नहीं समझेगा. Someone will just open the laptop or their mobile and they'll just keep on looking at something else, then they'll not get it. Okay, so this is not, this will, even though the classes are getting conducted under similar circumstances, the results will be different. That is what the random experiment is. It is experiment conducted under similar situations or circumstances giving different results. Now these results can be predetermined, but they are different. So by doing a certain experiment, I may get 2 results or 3 results which are predetermined. उसके अलावा और कुछ होगा ही नहीं. जैसे एग्जाम को बैठोगे तो एक तो पास हो गए या फेल हो गए, और कुछ नहीं हो सकता है. ऐसा तो नहीं है कि किसी की शक्ल देख के एग्जामिनर तय करे हाँ चलो इसको पास कर दे. नहीं, एक तो वो बंदा पास होगा या फेल होगा. दिस आर द प्रीडिटरमाइंड रिजल्ट्स. लेकिन अब भी पर्टिकुलर टाइम पे एग्जाम देने के बाद क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, इसलिए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है. These results are predetermined. Now, when I form a set of this result, a set of all predetermined results of a given experiment is called as solution set. ये जो solution set है ये S से define किया जाता है. So if my random experiment is to throw a coin, then my solution set or sample set will have XT. These are the results. अगर मैंने कॉइन थ्रो किया तो मुझे एक तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता ऑन थ्रोइंग अ कॉइन. लेकिन अभी इस मोमेंट पे जब मैं कॉइन थ्रो कर रही हूँ तब मुझे क्या मिलेगा इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता. आई डोंट नो इफ आई विल गेट हेड और टेल. I don't know. I know that if I throw a coin, I can get head or I can get tail. बट अभी जब मैं ये कॉइन थ्रो कर रही हूँ तब मुझे क्या मिल रहा है ये मुझे पता नहीं है, इसलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट बन जाता है. ऐसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बिजनेस में भी होते हैं. अगर मैंने एक नया बिजनेस चालू कर दिया
तो हो सकता है कि मुझे प्रॉफिट हो या फिर मुझे लॉस हो, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जब मैं ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा ये मुझे पता नहीं है। और इसी को पता करवाना इज अ चांस, इज अ मैथमेटिक्स ऑफ चांसेस, और दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. So if I will throw a coin, I may get head or I may get tail. Getting a head and getting a tail are the events of the sample set or the random experiment. These are called as H and T are called as elements of sample set. And when I talk about occurring of this element, when I do the random experiment, it becomes event. Event means what? When the element of the sample set occurs. Event is occurrence of one or more element of sample set. जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट अकर होते हैं सैंपल स्पेस में से तो उसके हम लोग इवेंट बोलते हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट. फर्स्ट इज simple event. What is simple event? Occurrence, or I will say event which involves only one sample element is called simple event. कंपाउंड इवेंट क्या होगा? तो it will involve more than one sample event. अब जब ये कंपाउंड इवेंट्स होते हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा इवेंट ऑकर होते हैं, तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस आ सकती है कि सारे के सारे इवेंट इकट्ठा ऑकर हो, नहीं हो, ये सारे केसेस हो सकते हैं. सो विल लर्न सम मोर concepts. Before we go to the concept, I'll tell you about impossible event. Now, what is impossible event? It is the event which will never occur. So if I throw a coin, can I get 6? No. So getting a 6 is an event which will never occur. And thus it will become impossible event. Probability of impossible event is 0. Sure event. It is the event which will occur always and definitely. Sure event is also called as certain event. It's certain that it will occur. Impossible, we are sure that it will never occur. So we find out the probability for all uncertain event. जिसके बारे में possibilities है उसी की probability निकाली जाती है. जो होंगे ही नहीं उसकी probability 0 है, जो definitely होगा उसकी probability 1 है. तो सिर्फ अनसर्टन इवेंट्स की ही प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है जो 0 और 1 के बीच में होगी.
हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट की कभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे, ना हम लोग श्योर इवेंट की निकालेंगे। हम लोग हमेशा अनसर्टेनिटी में प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। Then we'll talk about some more types of event. The next type of event is mutually exclusive event. These are the events which will never occur together. Events will never occur together. एक साथ नहीं होने वाले, ये simultaneously नहीं होंगे. Mutually exclusive events will never occur together. They will always occur on their own. They will be separated. They'll never be together, never be simultaneous. तो वो events को क्या कहेंगे जो simultaneous होते हैं? They are not mutually exclusive. They are not mutually exclusive events. That is the events which will never occur together. The events which are not simultaneous, they are not mutually exclusive events. Then, mutually exhaustive events. Mutually exhaustive events means the events which combine together forms a sample set. Events which combine together forms sample set. They are called as mutually exhaustive. Their addition is 1. The probability of addition is 1. Sorry, the addition of probability is 1. Not mutually exhaustive are the events जिनकी addition 1 नहीं होती है या जो equal to sample space नहीं होता है. They are not mutually exhaustive. तो not mutually exhaustive को define नहीं किया गया है कहीं पे भी. Will not define not mutually exhaustive. Then next is dependent events. Dependent events क्या होते हैं? When occurrence or non-occurrence of one event will depend upon the occurrence or non-occurrence of other event, then it is called as dependent event. एक इवेंट का होना ना होना दूसरे इवेंट के होने ना होने पे जब डिपेंड करता है तो उन्हें डिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है. जैसे अगर मम्मी ने खाना बनाया तो आप खाना खाओगे, अगर आपने पढ़ाई की तो आप पास होगे. तो पास होना ये पढ़ाई करने पे डिपेंड करता है. So when occurrence or non-occurrence of one event depend on another event, it is called as dependent event.
जब एक इवेंट का होना ना होना दूसरे इवेंट के होने ना होने पे डिपेंड करता है तो उसे हम लोग डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। They are called as dependent events. Then what is independent event? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये है कि एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। They do not upon each other for their occurrence or non-occurrence. मेरा खाना खाना और आपका पेट भरना इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गए। मैंने पढ़ाई की और आप पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। मैं पढ़ाई करूं ये इंडिपेंडेंट है, आप पास हो ये इंडिपेंडेंट है। मेरा पढ़ाई करना और मेरा पास होना ये डिपेंडेंट है। If I study and you pass, then that is they are independent. I cannot say कि मैंने पढ़ाई की इसलिए ये XYZ इंसान पास हो गया। No, this is not the case. So these are the independent events. Then the next important part is complement events. The events which are mutually exclusive and exhaustive are called as complement events. वो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब देखते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ आई थ्रो अ कॉइन, आई विल गेट हेड, आई विल गेट टेल। कैन आई गेट हेड एंड टेल बोथ एट द सेम टाइम? नो, I can't get head and tail both at the same time. So getting a head and getting a tail are mutually exclusive events. The events which will never occur together are called as mutually exclusive events. जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। मैं at a time खा और सो नहीं सकती हूँ। They are mutually exclusive. Not mutually exclusive का मतलब ये है कि दो events जो एक साथ हो सकते हैं। अब सपोज मैं इधर पढ़ा रही हूँ और साइड में मैं मेरा ड्राइंग कर रही हूँ, तो ड्राइंग करना एक इवेंट है, पढ़ाना एक इवेंट है। आई मे इफ आई एम एबल टू डू इट टुगेदर, आई कैन डू इट टुगेदर, देन दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं टीवी देख रही हूँ ये एक इवेंट है, मैं खाना खाती हूँ ये दूसरा इवेंट है। अगर मैं टीवी देखते देखते खाना खा सकती हूँ, देन दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Not mutually exclusive means the events which can occur together. For example, if I throw a dice, I may get 1, 2, 3, 4, 5, 6 at a time. I will get only one number. So getting 1 and getting 2, if they are events, then they are mutually exclusive events. Because at a time I cannot get 1 and 2 both. I may get only 1 or I may get 2. But if I say that getting even numbers, so I will get 2, 4 and 6. But getting 2, 4 and 6 are not mutually exclusive. क्योंकि at a time मुझे 2, 4 और 6 नहीं मिल रहा है। कोई भी दो चीजें जो आप एट अ टाइम कर सकते हो, तो क्या आप गाना सुनते सुनते गाड़ी चला सकते हैं? गाना सुनना एक इवेंट है, गाड़ी चलाना दूसरा इवेंट है। तो आप कार में रिकॉर्ड लगा के कैन यू ड्राइव? यस यू कैन। सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन मैं कार चलाते चलाते बाइक चला सकती हूँ एट अ टाइम, दोनों एक साथ नहीं।
So they are mutually exclusive. Now what is mutually exhaustive? अब हेड और टेल का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर मैं कॉइन टॉस करूंगी तो एक तो मुझे हेड मिलेगा या फिर मुझे टेल मिलेगा। इन दोनों के अलावा मुझे और कुछ मिलने ही नहीं वाला है। Then they are mutually exhaustive because they will equal the sample space. This is mutually exhaustive events. ये एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा हमारे फॉर्मूले। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? नाउ वी हैव डिफाइंड द इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट के लिए ही कैलकुलेट की जाती है। तो प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल है तो वो कभी भी ऑकर नहीं होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। अगर वो इवेंट सर्टन है, मतलब होगी ही होगी, आप कुछ भी करो, रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो इवेंट तो होने ही वाली है, तो इट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किसकी करती है? इम्पॉसिबल की तो 0 है, पॉसिबल या सर्टन की 1 है। वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फॉर अनसर्टन इवेंट, जिसके होने ना होने के बारे में चांसेस है। We don't know whether they will happen or they will not happen. जिनके बारे में ये चांसेस है उनकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। So probability of a impossible event is 0, of sure event is 1. तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किसके लिए की जाती है? सिर्फ उन इवेंट्स के लिए जो अनसर्टन है, जो हमको पता नहीं है होंगे कि नहीं होंगे, उनके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। और इसीलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। अगर एक पर्टिकुलर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन लाइक दिस, P of A, and P of A is calculated as number of ways in which A can occur, or we can make A occur upon total number of ways of the random experiment. प्रॉब्लम क्या है कि ये नंबर ऑफ वेज इन विच ए कैन ऑकर, ये निकालेंगे कैसे हम? तो ये नंबर ऑफ वेज जो है वो निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तो वो हम लोग मैथमेटिक्स के हेल्प से निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, या जिसको प्रायरी प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। With the help of mathematics we can do this. यहाँ पे जनरली हम लोग यूज करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का मेथड, द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डू इट। देन वी कैन यूज सेट थ्योरेटिक अप्रोच। सेट थ्योरेटिक अप्रोच को पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। या फिर स्टैटिस्टिकल टेबल के हिसाब से भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्टैटिस्टिकल अप्रोच। तो गिवन डेटा को जो है गिवन डेटा को हम लोग टेबल में डाल के वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। This is called these are the three methods in which we can find out the probability. Okay, one will be mathematical probability जहाँ पे permutation combination ज्यादा यूज होगा, set theoretic जहाँ पे sets theory के फॉर्मूले यूज होंगे, and statistical जहाँ पे हम लोग डेटा को टेबल में डाल के करेंगे। These are the methods in which we can find out the probability. So we'll start with mathematical probability first. Obviously mathematical probability में probability is same. Suppose A is an event which can be done in m ways, and random experiment can be done in
P ways. Then the probability, I'll say Z. Let us say random experiment can be done in Z ways. So probability of event A will be M by Z. This is the probability of event A, M by Z. The ways in which I can do the experiment upon, the ways in which I can do the event upon the number of ways of doing the experiment. This is my probability. Suppose I can't do A. Now I can do A in M ways, and if I can't do, if A cannot be done in N ways, A is an event, A can be done in M ways, so A cannot be done in N ways. Okay, A cannot be done in N ways. So if A cannot be done in N ways, then the ratio of M as to N is odds in favor. And the ratio of N as to M is odds against event. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. So it's odds in favor of event A, and N as to M is odds against event A. M as to N is odds in favor. What is M? M is number of ways in which I can do A. N is number of ways in which I cannot do A. I cannot do A means what? A complement. A नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है complement. Fine. तो अगर ये concept है, तो probability of A is M by Z and probability of A complement is N by Z. And the ratio in which I can do event A and I cannot do event A is called as odds in favor. And the ratio in which I cannot do event A and I can do event A is called as odds against event A. तो ये M और N अगर उन्होंने दिए होंगे तो बहुत अच्छा है, अगर उन्होंने नहीं दिए होंगे तो हमको ये निकालने पड़ेंगे. How? With the help of permutation and combinations or basic logic. For example, they say that there is a bag. It contains 3 red and 4 white balls. I have to draw one ball at random. In how many ways I can draw a red ball? अब देखो ये कैसे करना है. Now I want a probability that a red ball is drawn. तो मैं क्या करूंगी? In how many ways I can do the experiment? बैग में 7 बॉल्स है, 7 में से एक बॉल में कैसे सिलेक्ट करूंगी? 7 वेज में. अगर मुझे रेड बॉल ही चाहिए तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगी? 3 वेज में. अभी मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3 by 7. Are we getting this? What is the number of ways of doing the random experiment to draw one ball from the balls? सात बॉल में से एक बॉल में 7 वेज में निकाल सकती हूँ. अगर मुझे अभी 30 रेड बॉल ही निकालना है तो मैं रेड बॉल में से ही निकालूंगी, व्हाइट बॉल में से रेड बॉल तो नहीं निकलेंगे. तो 3 रेड बॉल में से एक रेड बॉल में 3 वेज में निकाल सकती हूँ. उनको बस रेशियो में लिखना है, हो गया आपका प्रोबेबिलिटी.
Let us do an sum for this. If a ball is drawn at random from a bag with 6 red, 3 white, 5 blue, and 2 green balls. तो एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे, ये पहले आइडेंटिफाई करना है। एक बैग है जिसमें इतने सारे बॉल्स है, आपको उसमें से एक बॉल निकालना है। ओके, बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग विद 6 रेड, 3 व्हाइट, 5 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स, और आपको उसमें से एक बॉल निकालना है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट red ball, green ball, white ball, blue ball? तो पहले हम लोग देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने में कितना टाइम, क्या कितने चांसेस है कि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करो। टोटल बॉल्स कितने हम लोगों के पास, 6 + 3 9, 9 + 5 14 + 2 16. There are total 16 balls. In how many ways I can draw one ball from 16 ball? There are 16 balls. One ball can be drawn in one way. No, in 16 ways. So I can draw one ball in 16 ways. Now next, I have to first draw a red ball. So I will say let A be the event that red ball is drawn. And how many ways I can do event A? It can be done in, कितने रेड बॉल है, 6 है। आप 6 में से कोई भी एक रेड बॉल कैसे सिलेक्ट करोगे, 6 वेज में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, number of ways of doing the event upon total number of ways of doing the random experiment. Similarly green ball, total green balls है 2, 2 में से एक ही सिलेक्ट होगा, 2/16. व्हाइट बॉल, 3 व्हाइट बॉल में से एक सिलेक्ट होगा 3 वेज में, टोटल रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा 16 वेज में। ब्लू बॉल 5/16. Now this probability of A, B, C and D, if I add them they will become equal to 1, and thus P of A, B, C and D are mutually exhaustive events. And when I'm drawing only one ball at a time, I may get only red or only green. So A and B are also mutually exclusive. This is how we will solve the sums. इसमें थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज भी आ जाते हैं, लेकिन ये बेसिक है उसका।